नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री का ये होगा लगभग 15 मिनट का शो, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डेली बेसिस पर देखने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी को तो लगातार आपने देखा, अब हिस्ट्री को लगातार आप मेरे साथ देखिए और अपनी हिस्ट्री को लगातार मजबूत बनाइए। वैसे मैं हिस्ट्री का शाम 5 PM पर बेसिकली BL ग्रोवर सर की बुक का लाइव सेशन भी लेता हूं, तो आप उस बुक को भी अवश्य पढ़ें। तो यहां पर बेसिकली आपके साथ स्टार्ट करेंगे आज के इस हिस्ट्री के सेशन को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। ये क्वेश्चंस मॉडरेट से हार्ड के स्तर पर होंगे, जिसमें मैंने कुछ बहुत सी गलतियां करने का भी प्रयास किया है ताकि आप उसको आसानी से करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो विश्वास मानिए एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत राधे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो भी PDF होगी वो बेसिकली मैं आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर बेसिकली शेयर कर दूंगा। मैं बेसिकली यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू में आपके साथ पूरा हिस्ट्री का सेक्शन देखता हूं, उत्तर प्रदेश पेपर 5 के सेक्शन को देखता हूं और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस के पोर्शन को देखता हूं। इसी कारण मैं यहां पर बहुत सारा कंटेंट शेयर करता रहता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में भी लगातार आपको अपडेट्स दिए जाते हैं, आप इनको भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। आज के इस पहले क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं। प्लीज जरा बताइए, मीराबाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करें। शी वॉज बोर्न एज अ प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ एंड हर चाइल्डहुड नेम वॉज यशोदा। 18वीं सदी का एक पंजाबी ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम अबोध पोथी, जो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, मीराबाई का वर्णन करता है। मीराबाई ने अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा में रचनाएं की थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही हैं, या तीनों कथन सही हैं, या इनमें से कोई भी कथन यहां पर सही नहीं है? क्या लगता है आपको आंसर? पॉज कर दीजिए। अब मैं आपके साथ आंसर की तरफ चल रहा हूं। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मीराबाई का जो जन्म है वो बेसिकली मेवाड़ में नहीं है। मेवाड़ में बेसिकली उनका विवाह किया गया था राजा भोजराज जी के साथ। तो मेवाड़ नहीं है, मारवाड़ इनका क्षेत्र है, कुड़की क्षेत्र इनका कहलाता है। ठीक है, और यह बात बिल्कुल सही लिखी है कि इनका बचपन का नाम जो था, कहीं कहीं यशोदा लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं जसोदा लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों के ही नाम को बेसिकली याद रखिए, चाहे यशोदा जी चाहे आप जसोदा जी। ठीक है ना, तो जशोदा जी इसको देख लीजिएगा। इवन प्रेमल भी इनका नाम हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक टेक्स्ट है प्रेम अबोध पोथी, ये 18वीं शताब्दी का टेक्स्ट है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में ही इसको बेसिकली मेंशन भी किया गया, लिखा गया। इसमें बेसिकली मीराबाई का बिल्कुल वर्णन किया गया है, उदयपुर के साथ उनका कॉन्टेक्स्ट भी बेसिकली जोड़ा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये अच्छा एक कंटेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। कौन सा ग्रंथ है? पंजाबी ग्रंथ है प्रेम अबोध पोथी। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन है? दैट इज रविदास जी। रविदास जी जो है वो उनके गुरु भी हैं। मीराबाई वॉज बेसिकली रिटन इन अवधी भाषा। तो याद रखिएगा, अवधी के बजाय वो ब्रज भाषा में ज्यादा लिखती हैं, तो ब्रज भाषा को बेसिकली फोकस किया गया है। ठीक है ना, तो ब्रज भाषा है, इवन राजस्थानी है। तो दैट्स वाई अगर इस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है। सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन। थर्ड वाला जो है अवधी के बजाय ब्रज भाषा में मीराबाई की आपको रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसी कारण जो है इसका सही आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए वाला आंसर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर आप इनके बॉर्न को देखिए, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा दैट इज मारवाड़ में इनका बॉर्न हो रहा है। कुड़की नामक एक क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर 1498 में हुआ था। तो इसका मतलब इस समय लोधी वंश का बेसिकली शासन चल रहा था भारत में। ठीक है ना, डाइट जो है वो द्वारका में है, दैट इज गुजरात। ठीक, स्पाउस भोजराज जी जो हैं सिसोदियों में इनकी बेसिकली विवाह हुआ था। राठौर वंश की बेसिकली ये कन्या थी।
राजा भोजराज जो है ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत के समय में लड़ाई करते हुए लगभग 1521, हाँ 1521 में बेसिकली इनकी डेथ हुई थी। तो राणा सांगा के बेसिकली ये पुत्र थे। राणा सांगा जी जो थे वो मीराबाई के क्या थे, दैट इज फादर इन लॉ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। डायनेस्टी आपको दिख रहा है, मीराबाई की डायनेस्टी बाई बर्थ से राठौर है और साथ में सिसोदियों में बेसिकली उनका विवाह किया गया था। यहां आपको दिख रहा होगा अदर नेम में एक नाम दिख रहा है प्रीमल और एक नाम दिख रहा है दैट इज जसोदा। तो इसको थोड़ा सा याद रखें, क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है। भक्तमाल जो रचना है नाभादास जी की, भक्तमाल वाली, ठीक है ना, उसमें भी मीराबाई का प्रॉपर मेंशन किया गया है। इस इवन जो इनकी कविताएं हैं वो माधुर्य काव्य में बेसिकली लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू मुर्मू ने किया था, जिन्होंने भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाला संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम विद्रोह के तुरंत बाद 1856 में लागू किया गया। द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू किया गया था 1856 में। ये आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल आपको सही देखने के लिए मिल रहा है। पहला भी तो हम लोगों ने सही में देखा था ना, क्वेश्चन आर करेक्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट में ही है, ठीक है। तो भाई कौन सा इसमें आपको सही देखने के लिए मिल रहा है, पॉज कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। 1857 से जस्ट पहले जो विद्रोह हुआ था वो बेसिकली संथाल विद्रोह हुआ था, याद है आपको। इसका क्षेत्र जो है भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र के बीच का बेसिकली पार्ट देखने के लिए मिलेगा। 1832 में अंग्रेजों ने इसी क्षेत्र को बेसिकली दामिन ए कोह घोषित किया था, अर्थात एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और यहां पर संथालों को उस समय बसाया भी गया था। तो 1832 में ही इस क्षेत्र को दामिन ए कोह बेसिकली घोषित किया भी गया था, ठीक है। अंग्रेजों की नीतियां ये थी कि परमानेंट सेटलमेंट वाला क्षेत्र भी था, तो इस कारण बेसिकली बाहरी जमींदार, बाहरी आउटसाइडर्स, साहूकार बेसिकली इनके क्षेत्र में आए और परिणाम स्वरूप जो परमानेंट सेटलमेंट का जो एक डिमेरिट था वो बेसिकली इनके क्षेत्रों में भी लागू करने का प्रयास किया गया, अर्थात भूमि को निजी सब्जेक्ट बेसिकली बनाया गया। पहले सामूहिक खेती वाला कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ, इन्होंने निजी भूमि अस्तित्व को बेसिकली प्रमोट किया था, तो वो हमें देखने के लिए मिलता है। धीरे धीरे टैक्स का जो बर्डन है वो बहुत तेजी से बढ़ाया गया, परिणाम स्वरूप स्वतंत्र कृषक के रूप से ये लोग भूमि मजदूर के रूप में बेसिकली तब्दील हो गए। जो जूम कृषि की जाती थी वो सब बेसिकली बंद भी करवाई गई। इवन जो जंगल के लॉज हैं उन सबको बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया और जंगलों से बेसिकली जो भी लकड़ी है, इवन गोबर तक बेसिकली इकट्ठा करने से मना भी किया गया था। साहूकारों के द्वारा ब्याज जो है वो 100% से लेकर 500% तक बेसिकली संथालों के ऊपर लगाया गया। इसी का परिणाम निकला कि 1855 के समय में बेसिकली ये विद्रोह एक साथ बेसिकली फूटा था, जिसको नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। इनको सपोर्ट किया गया था चांद और भैरव के द्वारा, ठीक है। बहुत विकट बेसिकली विद्रोह था। इनफील्ड राइफल भी बेसिकली इस विद्रोह को क्रश करने के लिए मंगाई भी गई थी। 1856 में ही बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा संथाल परगने की घोषणा कर दी गई थी, तो संथाल परगना बना दिया गया था, ठीक है ना, 1856 के लास्ट तक आते आते। लेकिन ये जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है ये 1856 में बेसिकली पारित नहीं किया गया था, ये लगभग 1876 के आसपास इसको पारित किया गया था। तो बस यही एक उसमें गलत लिखा हुआ था, 1876 में लागू किया गया था। इसी के तहत जो संथालों की जो जमीन थी इसको मेंशन कर दिया गया था कि इसको ट्राइब से नॉन ट्राइब्स या किसी बाहरी आउटसाइडर को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ ये मेंशन कर दिया गया था। दामिन ए कोह का इलाका जो था 1830 के दशक में बेसिकली संथाल परगने के क्षेत्र में बनाया गया था। यह पहाड़ियों की तलहटी का क्षेत्र था और यहां संथाल ट्राइब को बसने के लिए इस क्षेत्र को स्वायत्तता भी एक प्रकार से दी गई थी। लेकिन जब जमींदारों, महाजनों, साहूकारों, आउटसाइडर का इस क्षेत्र में आगमन हुआ तो संथालों में असंतोष बढ़ा। परिणाम स्वरूप 55-56 में बेसिकली संथाल विद्रोह होता हुआ दिखाई देता है। एक किताब का नाम लिखा है द ओरियन और रिसर्च into the antiquity of the Vedas is a book written by the Orion and or researches into the activity of the Vedas नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस किताब को लिखा गया है।
कौन सी, क्या होना चाहिए आंसर? चलिए, आपने पॉज कर दिया, मैं इसके आंसर की तरफ जाता हूं। फिलहाल ये किताब जो है वो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जी की है, बाल गंगाधर तिलक जी की है। इस किताब में बेसिकली उन्होंने मेंशन किया कि वेदास जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान बेसिकली वर्णित किया गया है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई। अगर आप देखें तो ये किताब है बाल गंगाधर तिलक जी की, इसका नाम है ओरियन। ओरियन बेसिकली आप जानते भी हैं कि एक नक्षत्र और तारा मंडल भी आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इस किताब में यही बताया गया कि वेदों में बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी बेसिकली प्रोवाइड किया गया है। तो और रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास 1893 में बेसिकली ये किताब आपकी लिखी गई थी। इसके अलावा मेरे भाई आप एक चीज और भी जानते होंगे, इनकी एक किताब और है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। आपको मालूम है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, इनकी किताब है 1903 के आसपास ये किताब जो थी वो आई थी, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसी प्रकार एक और किताब थी इनकी, याद होगा आपको, जिसका नाम था गीता रहस्य। जब इनको 1908 में जेल भेजा गया था, आपको याद होगा, मांडले वाला, तो वहां पर बेसिकली इन्होंने यही किताब लिखी थी 1915 में। ये क्या है? गीता रहस्य बेसिकली कमेंट्री है किसके ऊपर? भागवत गीता के ऊपर। तो भागवत गीता के ऊपर बेसिकली कमेंट्री लिखी गई थी, किसके द्वारा? महात्मा तिलक जी के द्वारा। तो वो गीता रहस्य में लिखी गई थी। और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में मेंशन किया गया था कि जो आर्यंस हैं ये बेसिकली आर्कटिक वाले क्षेत्र में रहते थे और वहां से इन्होंने बेसिकली माइग्रेशन किया था। तो इन दोनों को भी थोड़ा याद रखिएगा। द ओरियन और रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी ये पुस्तक। इस पुस्तक में तर्क दिया गया था कि वेदों में खगोलीय संकेत, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस जो हैं वो मौजूद है। दैट्स वाई उन्होंने इस किताब को बेसिकली नाम ही दिया गया था ओरियन और द रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आप लोग निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करें। इसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 19वीं सदी में इसने अपनी संपत्तियां स्थानीय शासकों को बेच दी और भारत इसने छोड़ दिया। तो क्या लगता है भाई, क्या लगता है? चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, मैं आपको आंसर बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा बिल्कुल सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, क्या लगता है? चलिए मैं और आपको थोड़ा सा सिंपल इसको बना देता हूं। नेटिव रूलर्स की जगह आप ब्रिटिशर्स को समझ लीजिएगा, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, ब्रिटिशर्स को आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या लगता है इसका आंसर? ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको भारत में लागू जो किया गया था 1556 के समय में पोर्तुगीज के द्वारा किया गया था। दैट्स वाई ये तो गलत है, प्रिंटिंग प्रेस को इनके द्वारा नहीं किया गया था। 90वीं सेंचुरी लगभग 1845 के आसपास इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना जो पोजीशन था वो बेसिकली सेल कर दिया था। ट्रैंकूबार और श्रीरामपुर वाला इलाका है ना। ट्रैंकूबार में कब आए थे भाई? जो ट्रैंकूबार का जो इलाका था, ट्रैंकूबार का जो इलाका था 1620 के आसपास, यहां पर इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? जो तंजौर के नायक हुआ करते थे, उन्होंने बेसिकली इनको ये वाला क्षेत्र ग्रांट किया था। यहां पर इनका बेसिकली एक फोर्ट भी हुआ करता था, यहां पर इनका एक किला भी हुआ करता था, उसका नाम डेंसबर्ग करके हुआ करता था, डेंसबर्ग करके हुआ करता था। एक तो इनका ये वाला क्षेत्र था, दूसरा इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1755 के आसपास की थी श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर में की थी। ये कलकत्ता के पास, कलकत्ता के पास, कलकत्ता के पास, ठीक है। तो कलकत्ता के पास इन्होंने ये अपनी फैक्ट्री को भी स्थापित किया था, ठीक है। डेनिश जो थे, ये इनका मेन फोकस जो था वो था कि भारत में कैसे मिशनरी एक्टिविटी को बेसिकली प्रमोट किया जा सके। तो इनका मेन फोकस मिशनरी एक्टिविटी को प्रमोट करने पर ही रहा था, ठीक है ना। तो साउथ इंडिया में इन्होंने भी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, साउथ इंडिया में इन्होंने भी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर था कि
इसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत नहीं की थी। यह अलग बात है कि साउथ इंडिया में इन्होंने भी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो आप नेटिव रूलर्स को आप ब्रिटिश के हिसाब से समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप आंसर देंगे, तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन यहां पर पूछा कौन सही नहीं है, तो केवल एक जो है वो सही नहीं है, बाकी दूसरा जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन फिर यहीं तक है, ठीक है। लेकिन आज है 30 अप्रैल और आज के दिन तक बेसिकली आपका जो यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू परिवार है वो आपको यूपी पीसीएस के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का तो डिस्काउंट दे ही रहा है और डबल वैलिडिटी भी बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। आज रात्रि 12 AM तक ये बेसिकली आपको दिया जाएगा। अगर आप भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करना चाह रहे हैं और वो भी आपका भी मिशन है 6 दिसंबर, तो ये फिर बैच आपके लिए ही है, क्योंकि जो आपको यहां पर टीम दी जा रही है वो अपना एक बड़ा अनुभव रखती है इस क्षेत्र में, और इसीलिए आपकी जो शुरुआत होगी वो शून्य से नहीं होगी, वो बेसिकली अनुभवों से होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें 2 प्रकार के बैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक का नाम है गोल्ड बैच, एक का नाम है गोल्ड और एक का नाम है प्लैटिनम। मैं आपसे मेरे भाई बस केवल एक ही बात की गुजारिश करता हूं कि जब भी आप बैच लें, हमेशा प्लैटिनम का ही बैच लें, हमेशा प्लैटिनम का बैच लें। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप गोल्ड का बैच लेते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हम पढ़ाते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आज से 6 महीने बाद फिर आप हमें फोन करेंगे कि सर क्या टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तो मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है आपकी इस जर्नी में। और प्लैटिनम बैच में चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, दोनों ही टेस्ट सीरीज मेरे भाई शामिल रहती हैं। एनसीईआरटी के सारे कोर्सेज शामिल रहते हैं। इसके अलावा टीचर्स की मेंटरशिप बेसिकली शामिल रहती है। इसके अलावा 4 सालों की इसकी वैलिडिटी होती है। 4 सालों का अर्थ है कि आपका कोर्स एक से ज्यादा 1.5 साल, 1.25 साल के भीतर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन आपके पास देखने की एक्सेस होती है 4 सालों तक। आप अपने दोस्तों भाई बहनों को भी बेसिकली शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आंसर लिख करके हमारे पास भेजते हैं, हम तो चेक करते ही हैं, मतलब मेरे भी अपने पर्सनल ग्रुप्स हैं जिसमें मैं बच्चों को डायरेक्ट बेसिकली करता हूं, जो भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे हमारी जो बैकएंड में टीम काम करती है वो भी आपके पूरे प्रॉपर आंसर चेक करती है, उसमें अपने जो भी मिस्टेक होती है उन सबको बेसिकली लिखा जाता है। तो आप यदि स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स जितनी भी चीजें हैं, तो वो आपको यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू पूरी तरीके से प्रोवाइड करता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो बुक्स हो। इवन यहां पर बुक्स भी आपके घरों में भेजी जाती हैं, ठीक है। आज इसमें प्रॉपर डिस्काउंट चल रहा है। आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव, या डायरेक्ट आप मुझको इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो 9289996923 पर आप बात भी कर सकते हैं। वहां आप रेफरेंस दे सकते हैं कि सुमित सर ने बेसिकली कहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उसमें डिस्काउंट दे दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी भाई बहनों के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सेशन को यही विराम देते हैं। कल पुनः आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।